हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बात कर रहे हैं AIB 19 के क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक का। तो मैं आपको डायरेक्टली 76 पे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इसके पहले के सारे वीडियो देख लिए हैं, तो आपका पेपर पूरा कवर हो जाएगा। तो अभी अपन आ गए 75 तक के क्वेश्चंस अपन ने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो अभी 76 ये बोलता है कि निम्नलिखित में से मध्यस्थता की कौन सी विशेषता है। निम्नलिखित में मध्यस्थता की कौन सी विशेषता है। तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी क्या बोलता है कि इसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष शामिल होता है जो दो पक्षों के बीच बातचीत करवाता है। तो आपको क्या है कि मध्यस्थता मतलब कि बीच बचाव या सेटलमेंट कौन करवा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि एक थर्ड पर्सन होता है, वो तटस्थ रहता है। 77 बोलता है कि जिन मामलों में दायी भाग अनभिज्ञ है वहाँ क्या प्रचलित है। तो 77 में जो करेक्ट आंसर है वो है मिताक्षरा। दायी भाग अनभिव्यक्त है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मतलब मिताक्षरा। क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है कि निशा और आकाश अलग हो चुके हैं और वे अपने नाबालिग बच्चे आरव की कस्टडी चाहते हैं। निशा मुख्य देखभाल करता रही है, जबकि आकाश का दावा है कि वो आरव के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है। वे दोनों संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो आरव की कस्टडी निर्धारित करने में अदालत मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारक पर विचार करेगी। तो ये नाबालिग बच्चे की कस्टडी का मामला है 78। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो डी लिया है एच पर फाइनल आंसर की। और डी में बोल रहा है कि द वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या है, अपन चारों ऑप्शन एक बार डिस्कस करते हैं कि जो फाइनेंशियली स्टेबल है पेरेंट्स में, मम्मी पापा जो भी, उसको स्वतः कस्टडी दी जाएगी, तो ये भी गलत है। दोनों माता पिता की वित्तीय स्थिरता देख के करेंगे तो वो भी गलत है। द जेंडर ऑफ चाइल्ड, बच्चे का लिंग देख के करेंगे, नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित। 79 क्वेश्चंस, ये आपका करेक्ट ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें 79 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो इसमें अभी बोले गए शब्द को बोलते हैं सुन्नत उल कौल। सेकंड दीपिका बनाम केट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट संबंध। मौन, उसका करेक्ट आंसर है सुन्नत उल तकरीर। और आस्कोर बनाम करतार सिंह, इसका करेक्ट आंसर है प्रथागत कानून। और ई वाला है सायरा बानो बनाम भारत संघ, तो ये 3 तलाक वाला मामला है। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। 80 क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के अंतर्गत किन धाराओं में सपिंड संबंधों के संबंध में चर्चा की गई है। तो ये हिंदू विवाह अधिनियम का आंसर है एंड इसका करेक्ट आंसर है 80 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। इसमें ये बोलते हैं सेक्शन 3F सबसेक्शन सेक्शन 3 क्लोज F सब क्लोज I 1 and 2 and explanation to सेक्शन 3G 5E। तो ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। उसके बाद आप 81 क्वेश्चन को इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। 82 क्वेश्चन बोलता है कि ये सबसे पहले अपन ने देखते हैं कि ये भी हिंदू मैरिज एक्ट का ही क्वेश्चन है। तो आरती और राजेश की शादी को 5 साल हो चुके हैं।
इस दौरान राजेश द्वारा आरती पर लगातार अत्याचार किया जाता रहा है, जिससे उससे भावनात्मक और मानसिक परेशानी होती रही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) IA के तहत क्रूरता के आधार पर आरती तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का फैसला करती है। तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर है सी। आर्थिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग तभी कर सकती है जब वह मानसिक या शारीरिक क्रूरता को साबित कर देगी अदालत में। तो 82 में करेक्ट आंसर है सी। 83 1980 के दशक में एक सामाजिक कार्यकर्ता समूह ने दिल्ली के पास पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूरों के गंभीर शोषण का पता लगाया। कई बच्चों सहित मजदूर बेहद खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे थे, अस्थायी आश्रय स्थलों में रह रहे थे। वो वास्तव में कर्ज और जबरन मजदूरी के चक्कर में फंसे हुए थे। इन परिस्थितियों से मौलिक मानव अधिकारों के सुनियोजित उल्लंघन का पता चला। वहाँ काम करने वाले लोगों की भयानक परिस्थिति को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया तथा उक्त मामले में कोर्ट के निम्नलिखित विचारों में से एक को माना गया, जिसको पहचानो। तो ये मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मैटर है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर है डी। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन मजदूरी के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और मानवीय गरिमा अधिकार से प्राप्त एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। 84 का क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। तो ये PIL से रिलेटेड है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका के मामलों में न्यायालय पारंपरिक मामलों के समान निष्क्रिय भूमिका निभाता है और जनहित याचिका मुख्य रूप से व्यक्तिगत विवादों पर केंद्रित होती। तो ये दोनों कथन गलत है और 84 में करेक्ट आंसर है ए, कि दोनों ही गलत हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा दोनों सही वाला ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें, वो गलत देखिए आपका माइंड टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 जो है 85 को विड्रॉ कर लिया है। फाइनल आंसर किस है? 86 पे चलते हैं अपन। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का उपाय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में किया गया है? तो ये 86 का करेक्ट आंसर है ए, धारा 9। 87 किस मामलों में जेल के एक कैदी ने शारीरिक यातना का वर्णन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र भेजा था, जो जनहित याचिका में अग्रणी बन गया? हालांकि बाद में न्यायालय ने पत्रों पर विचार करने की प्रथा को छोड़ दिया। तो इसमें 87 में करेक्ट आंसर होगा सी, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। 88 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक कार्य की न्यायिक समीक्षा के लिए आधार नहीं है? तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मतलब केवल 4 मतलब पब्लिक ओपिनियन रहेगा तो वो कोई जुडिशियल या कुछ प्रशासनिक कार्य के लिए ग्राउंड नहीं माना जाता। सॉरी। 89 व्हाट डज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेफर टू इन प्रोफेशनल एथिक्स? ये प्रोफेशनल एथिक्स का पेशेवर व्यवहार का व्यावसायिक नैतिकता का क्वेश्चन है कि व्यावसायिक नैतिकता में हितों का टकराव क्या दर्शाता है? तो इसका 89 का करेक्ट आंसर है ए मतलब ऐसी स्थिति जहाँ व्यक्तिगत हित व्यावसायिक कर्तव्यों से टकराते हो, जहाँ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो रही हो, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 90 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि अधिवक्ता श्री एक्स एक संपत्ति विवाद मामले में मुवक्किल श्री वाई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान अधिवक्ता श्री एक्स ने मामले में देरी करने के लिए विरोधी पक्ष से रिश्वत स्वीकार की, जिससे श्री वाई के हितों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा श्री एक्स अपने मुवक्किल को महत्वपूर्ण सुनवाई तारीखों के बारे में सूचित करने में विफल रहे, जिससे प्रतिकूल निर्णय हुए। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प क्या चुनना है आपको?
तो 90 के लिए करेक्ट आंसर हो जाता है बी। 90 का करेक्ट आंसर हो गया बी। बी ये बोलता है कि ये पेशेवर नैतिकता के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि अगर आप एडवोकेट बन जाते हो तो आपके माँ बाप हो जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 91 क्वेश्चन नंबर 91, व्यावसायिक कदाचार के मामलों में कार्यवाही की प्रकृति होती है, तो इसमें करेक्ट आंसर है डी। 91 में करेक्ट आंसर है डी। डी का मतलब ओनली 3, तो ओनली 3 है क्वासी क्रिमिनल इन नेचर। और 92, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो पहला है कि जनहित याचिका मामलों में सुने जाने का अधिकार की अवधारणा में ढील दी गई है, और इसका कारण है कि जनहित याचिका किसी भी जनहितैषी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की अनुमति देती है जो खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो दिया है बार काउंसिल ने वो दिया है बी। बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। 93 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 93 में डी। संसद द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून। 94 पे आते हैं अभी। 94 क्या बोलता है, वर्ष 2020 में दोरड़ो गांव में कोविड महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो सके, जबकि उसी वर्ष पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। श्री हरिवंश ने उस वर्ष पंचायत कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पंचायत के लोगों का प्रतिनिधित्व किया तथा राज्य के पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून बनाया तथा उनकी आर्थिक गतिविधियों की दैनिक सीमा 100 रुपये ही रहेगी। निम्नलिखित में से किस मामले में इसकी अनुमति दी गई या प्रतिबंधित किया गया, तो 94 में करेक्ट आंसर होगा बी। बी ऑप्शन मतलब MCD बनाम बिरला कॉटन मिल्स। 95 में सूरत शहर में एक एक्स नामक एक विनिर्माण कंपनी पर्यावरण संगठन अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट को पास की नदी में बहा रही है, जिससे गंभीर प्रदूषण हुआ तथा नदी का पानी पीने के लिए असुरक्षित हो गया और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। स्थानीय किसान और निवासी जो सिंचाई और दैनिक जरूरतों के लिए नदी पर निर्भर है, दूषित पानी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, फसल विफलताओं का सामना करने लगे हैं। स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कई शिकायतों के बावजूद कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो 95 का करेक्ट आंसर है बी। ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 का उल्लंघन है। 96, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अम्ब्रेला विधान के नाम से लोकप्रिय है, इसके लिए है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 97 पे आते हैं अभी। 97 बोलता है कि मध्यस्थ का वर्णन करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 21W के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, तो इसमें है करेक्ट आंसर सी 134। 134 मतलब 134 साइबर कैफ़े, सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवा प्रदाता। 98 को ऑल इंडिया बार काउंसिल ने विड्रॉ कर लिया था, तो इसमें आते हैं अपन 99 में। 99 है कि धारा 284 के अनुसार शेयर का अर्थ है किसी कंपनी की शेयर पूंजी में हिस्सा, और इसमें स्टॉक शामिल है। इसका सी करेक्ट, डी करेक्ट आंसर है। डी में आ रहा है ऑप्शन केवल 3, तो स्टॉक्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कौन कौन सी होती है। ओके, तो अपना ये 100 क्वेश्चंस जो ऑल इंडिया बार काउंसिल के थे वो ख़त्म हो गए। नेक्स्ट
वीडियो के अंदर अपन ऑल इंडिया बार काउंसिल के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज़ मैं AIB और लॉ से रिलेटेड वैकेंसीज़ के ऊपर रेगुलर अभी पोस्ट डालने वाला हूँ। चलो बाय, गुड नाइट।